पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हम ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जो आपकी खेती किसानी को उन्नत कर सके। इसमें विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे महत्वपूर्ण सेगमेंट्स के जरिए ये अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप और नियंत्रण के बारे में DPPQS फरीदाबाद के उपनिदेशक डॉक्टर ज्ञानेश्वर बंछोर ने कुछ बेहद ही अहम जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो का। धान में तना छेदक एक सबसे प्रमुख कीट है जो लगभग हमारे भारतवर्ष के सभी क्षेत्र जहाँ पे धान उगाई जाती हैं वहाँ पे पाया जाता है। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, सुंडी, प्यूपा एवं पूर्ण कीड़ा, जिसे हम सलभ कहते हैं या वयस्क कीट कहते हैं। वैसे तो इसके सुंडी अवस्था ही फसल को नुकसान पहुंचाती है, किंतु इसके नियंत्रण के लिए इस कीट के संपूर्ण जीवन चक्र को और इसके आक्रमण के तरीकों को समझना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, हमारे खेत पे सबसे पहले इसकी जो वयस्क अवस्था है सलभ आती है और ये धान के पत्तों के सबसे ऊपरी भागों में बैठती है और जिस भाग में बैठती है ये वहीं पे अंडा देती है और ये अंडे समूह पे देती है और ये लगभग जिसमें लगभग 80 से 100 अंडे होते हैं और उस अंडों को भूरे रंग के बालों से मादा ढक देती है ताकि इसे दूसरे कीट आक्रमण ना करें। फिर इस अंडे से सुंडी निकलती है, जिसे हम लार्वा भी कहते हैं। वो सुंडी निकलकर सबसे पहले जो पर्णावरण, जिसे हम लीफ सीट कहते हैं, उसको छेद करके खाती है। उसके बाद ये तने में प्रवेश करती है। तने के अंदर प्रवेश करके उसके मध्य भाग को ये खाते हुए विभिन्न इंटरनोड्स को भी खाते हुए नीचे की तरफ जाती है और इसकी जो विकास बिंदु है, ये विकास बिंदु को नष्ट कर देती है, जिसके कारण तना ऊपर से पूरी तरह से सूख जाता है। और इस तने को अगर हम सूखे हुए तने को अगर निकालते हैं तो ये आसानी से अलग हो जाता है और जिस भाग से अलग होता है उस भाग से बदबू आती है और फिर उस भाग को अगर हम खोल के देखें तो हमें इसकी सुंडी या फिर प्यूपा उसमें दिखाई देती है। तो ये तने के अंदर ही अपनी प्यूपा बनाती है और फिर वही प्यूपा से फिर वापस इसका जो सलभ है वो वापस निकल के आता है। तो इस तरह से धान के एक फसल में 2 से 3 चक्र इसके होते हैं। तो हमें किसान भाइयों इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसके इन्हीं जो आक्रमण की विधियां हैं, जीवन चक्र है, उसको ध्यान में रख के इसके नियंत्रण के उपाय करने हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है कि ये इसकी सलभ अवस्था जब आती है तो उसका हम कैसे निरीक्षण करें। तो इसका तो निरीक्षण एक आसान है। अगर हम खेत में जाते हैं तो हम खेत के पत्तों को देखें और पत्तों के ऊपरी भाग में अगर पीले रंग का कोई कीड़ा दिखाई देता है बैठा हुआ, जो तितली नुमा होता है, एक्चुअल तितली नहीं होती है, इसे हम मोथ कहते हैं, तो वो ऐसा दिखाई देता है तो वो ये तना छेदक का पूर्ण कीट उसमें आ गया है और ये जहाँ बैठी है वहाँ ये अंडे देने वाली है। इसके लिए हम फेरोमोन प्रपंच का भी हम उपयोग कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में अगर हम 5 फेरोमोन प्रपंच लगा दें तो उस फेरोमोन प्रपंच में तना छेदक के जो नर कीट है वो आकर्षित होते हैं। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे खेत में अब तना छेदक का जो पूर्ण कीट है आ गया है और ये अब यहाँ पे अंडे देने वाली है और हमारे खेत पे फिर आक्रमण होगा।
तो अब जिन भागों में ये आपको बैठी हुई दिखाई दी है पूर्ण कीट, लगभग वहीं पे 1-2 दिन के बाद में अंडों के समूह भूरे रंग के आपको दिखाई देंगे। इसके नियंत्रण के लिए यही सबसे अच्छी अवस्था है। हम यांत्रिक विधि से इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ये नर्सरी स्टेज में हो गया ट्रांसप्लांटिंग के पहले, तो ये बहुत ही आसान होता है। हम ये बड़ी आसानी से इसको इकट्ठा कर लें, इस अंडों के समूह को, या फिर हम नर्सरी के ऊपरी भाग को क्लिपिंग कर दें, मतलब ऊपरी भाग को काट दें रोपाई के पहले, और इसे इन अंडों के समूह को नष्ट कर दें। और उससे भी अच्छा होगा अगर हम इन अंडे के समूह को इस तरह से संरक्षित करें कि इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले अंडा परजीवी को हम सुरक्षित रख के वापस खेतों में छोड़ सकें। तो इसके लिए किसान भाइयों, हम एक बम्बू कैम पर्चर हम बना सकते हैं। 2-3 नोड्स वाली हम बैम्बू ले लें, मतलब बांस ले लें जिसमें 2-3 इंटरनोड हो, और हम उसके सबसे ऊपरी वाले इंटरनोड के ऊपर छोटा सा होल करें और उसके आसपास ग्रीस लगा दें। और इस इंटरनोड में ये जितने हमने अंडों के समूह इकट्ठे किए हैं उसको रख दें, और खेत के किसी कार्नर में उस जो बांस है उसको गड़ा के रख दें। इससे क्या होगा कि अगर उसमें अंडा का परजीवी है तो वो उसका तो खाना वो अंडा ही है, तो उससे इसके जो परजीवी है, जिसे हम जो वास्प होती है, वो निकल के वो छेद के माध्यम से वापस खेतों में आ जाएगी और खेत के दूसरे हमारे जो शत्रु कीट है उस पर वो आक्रमण करेगी। किंतु अगर उसमें तना छेदक है का लार्वा है तो तना छेदक जो है निकलने की कोशिश करेंगे और वो ग्रीस में चिपक के वो खत्म हो जाएंगे। समय पर अगर खरपतवारों पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। किसान कृषि यंत्रीकरण के जरिए किस तरह से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, इस बारे में कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार काले ने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। खरपतवार हम लोग कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो आप जो है हर्बिसाइड से तो करते ही होंगे, लेकिन अगर हम लोग मैकेनिकल ऑपरेशन से अगर करें, कृषि यांत्रिकरण का इसका अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हुए अगर इसको करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि ये जो खरपतवार नियंत्रण है ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव, इसमें काफ़ी लेबर की आवश्यकता पड़ती है और आज के दौर में जो है हमारे यहाँ पे लेबर की जो उपलब्धता है बहुत ही कम है, तो इसलिए ख़ास तौर पे इस पर बहुत खर्चा आता है। तो अगर हम लोग मैकेनिकल जो वीडर्स है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड वीडर्स है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे काफ़ी जो है किसानों को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ये जो मैकेनिकल जो वीडर्स आते हैं, पावर वीडर्स जो आते हैं, ये विभिन्न प्रकार के आते हैं। मतलब इसकी जो क्षमता होती है लगभग ये 2 से 3 हॉर्स पावर से लेके लगभग जो है 8 से 10 हॉर्स पावर तक आती है, और इसकी लागत भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होती है। तो अगर आप देखेंगे कि 2 से 3 हॉर्स पावर का अगर वीडर है, छोटा वीडर है, तो ये लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का आता है, और जब 8 से 10 हॉर्स पावर का अपन देखते हैं तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर इसकी कॉस्ट जाती है। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार ने इसके ऊपर 40 से 50% की सहायता भी प्रदान करती है। लेकिन एक मैं और इसमें सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप इस वीडर्स को खरीदेंगे तो आप इसको देखें कि किस तरह के आपके यहाँ पे जो आप क्रॉप लेते हैं और क्रॉप की जो स्पेसिंग कितनी है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस वीडर्स को लेना पड़ेगा। तो आप इसका अगर चयन करेंगे तो सबसे पहले इसमें आप देखें कि इसकी कैपेसिटी क्या है, और साथ साथ में इसके सेफ्टी फीचर्स है कि नहीं, जहाँ रिवॉल्विंग पार्ट होते हैं, जो घूमने वाले पहिए पार्ट होते हैं, वो उसको पूरी तरह से कवर्ड है कि नहीं, उसके नट बोल्ट पूरी तरह से टाइट है कि नहीं। साथ साथ में जो बेल्ट की जो ब्लेड होते हैं इसकी सबसे बड़े महत्वपूर्ण है कि इसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं, क्योंकि ब्लेड की घसाई जो है वो बहुत जल्दी होती है और इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आपको ब्लेड की गुणवत्ता का आपको देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे आप जो है जब भी ख़रीदें तो आप अपने डीलर से या मैन्युफैक्चरर से आप चर्चा करें कि ये टेस्टिंग हुआ कि नहीं। टेस्ट हुआ तो फिर आप उसका टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं।
तो इस तरह से विभिन्न तरह की आप चर्चा जो है डीलर्स के साथ करना चाहिए, ताकि आपको पूर्णतः से गुणवत्ता प्राप्त जो है विडर प्राप्त हो। और इस विडर की खासियत है कि लगभग ये 1 लीटर में लगभग 1 ट्रक से ज़्यादा कार्य करता है और आपको बहुत ही कम दाम में और कम समय में जो है आप ये महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कार्यक्रम के सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की गई। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। आज देश के हजारों करोड़ रुपया केवल भारत सरकार से विदेशी कंपनियां हमें असिस्टेंस के नाम पर, और ठीक है वो लड़के हमारे होते हैं, वो आईआईटी के लड़के होते हैं, मैनेजमेंट के लड़के होते हैं, तो क्या NIRDPR वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे और उनके जगह अपने को लाए। 4 कंपनी जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जब आपके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा होती है, कई ट्रेनिंग हैं जो वर्चुअल होता है, कई ट्रेनिंग है जो एक्चुअल होता है। अब आज मैं इससे ज़्यादा बोलने लगूंगा तो बोलते रह जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले आप मेरे ऑफिस को और उसके खामियों को मुझसे भी बात करें, मुझ में जो खामी मेरे दिखे उसको भी पॉइंट आउट करें, और मेरे टीम का। और जब मैं ठीक होऊंगा तभी मैं अपने तीनों सेक्रेटरी से इस पर बात कर पाऊंगा। मेरे टीम को भी और मुझे भी अगर जरूरत पड़े ट्रेनिंग का तो मुझे भी दें कि फलाने चीज में। मैं कह रहा था कि कई अधिकारी हैं, हर व्यक्ति सब चीज में जानकार नहीं होता है, हर व्यक्ति जानकार नहीं होता है। ये कोई अगर मनुष्य सभी कलाओं का पूर्ण ज्ञान होता तो हमारे शास्त्रों में उसे भगवान का दर्जा दिया गया। हमें खामियां हैं, ऐसे स्वीकारने की जरूरत है, और इसे जिस दिन हम स्वीकारना शुरू कर देंगे उस दिन नए रास्ता और उसके भरपाई का काम शुरू हो जाएगा। तो मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के कारण विभाग को, हमारे टीम को आप पूर्ण उसका लें, ट्रेनिंग दें और फिर समीक्षा करके मुझे बताएं यथाशीघ्र। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पशुओं के लिए हरा चारा साल भर उपलब्ध कराना पशुपालकों के लिए एक चुनौती भरा काम है, लेकिन साइलेज के जरिए ये समस्या हल हो सकती है। पुणे के एक नौजवान हैं जिन्होंने इसे एक उद्यम का रूप दे दिया और किस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र में सफलता हासिल की, आइए जानते हैं खुद इनसे मिलकर। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे थे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदू सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आर-के-वी रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया।
ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अर्किया रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो दो प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसका छोटा छोटा चाफ कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं, और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं। उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने केवीके के माध्यम से शुरुआत किया तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी के दौरान किसानों के सामने बुआई से लेकर बाजार तक की प्रक्रिया के दौरान कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इनका हल हो सकता है आसानी से अगर वो संगठन में कार्य करें, क्योंकि कहा जाता है सामूहिकता में बल है। जी हाँ, किसान उत्पादक संगठन किसानों की कई चुनौतियों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे कई किसानों के साथ। आइए उनका अनुभव जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से FPO के जरिए उन्होंने सफलता हासिल की। हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी बनाना यानी कि गन्ना
के लिए में काम करते हैं। हमारे 383 मेंबर से हर मेंबर से हमने 5,000 रुपया शेयर्स रकम ली है और केंद्र शासन के जो 10,000 एफपीओ है उसके अंतर्गत हमारी बनाई हुई कंपनी है। भारत सरकार के द्वारा हमें इक्विटी ग्रांट, मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल मिलती है। इससे हमारी कंपनी में बहुत ग्रोथ आई है। पहले ही बार हमें यहाँ दिल्ली आने का मौका इस भारत सरकार ने दिया, इसलिए भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, उनका मैं बहुत बहुत आभार हूँ, शुक्रगुजार। हमारे जो किसान बंधु हैं और इस योजना को किसान उत्पादक संगठन जो बनाया गया है 2020 की नीति में, उसमें हमारे किसानों को बहुत सारा लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को डायरेक्ट खरीदी और बिक्री का जो बीज का मार्जिन होता था वो उन्हें डायरेक्ट मिल पा रहा है। और इस किसान उत्पादक संगठन से किसानों को जो भी बीज है, खाद है, वो समय से और उचित रेट पर उनको उपलब्ध हो पाता है। इसके माध्यम से प्रोसेसिंग में एसएचजी समूह के महिलाओं को भी भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि महिलाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। हमारे चित्रकूट ज़िले में मिलेट्स को लेकर भी काम किया जा रहा है और पल्सेस क्रॉप में भी, दलहन के क्षेत्र में, जिसमें प्रोसेसिंग पे भी करवी ऑर्गेनिक एफपीओ काम कर रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार और सुझाव आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं